तो दोस्तों, क्या हाल है। लोइस ट्रायन रेगिस्तान से घिरे एक छोटे से शहर में एक सम्मानित जासूस है। एक दिन उसे बर्नसाइड परिवार से जुड़े एक क्रूर अपराध की जांच के लिए बुलाया जाता है। उसका सहकर्मी सार्जेंट जैक संघीय अधिकारियों को बुलाने का सुझाव देता है, क्योंकि जो हुआ वह एक घृणा अपराध से कहीं बढ़कर है। घर के अंदर लोइस को माँ और बच्चे कुर्सियों से बंधे हुए मिलते हैं। उनके मुंह में खाना ठूंस कर मारे गए। पिता, एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, का सिर गायब है। पुलिस स्टेशन में पुलिस प्रमुख गेल लोइस को सूचित करती है कि घटनास्थल पर कोई उंगलियों के निशान, रेशे या सफाई का कोई संकेत नहीं था, जैसे कि अपराधी एक भूत हो। थोड़ी देर बाद लोइस को खबर मिलती है कि सिस्टर मेगन नामक एक रिपोर्टर उससे मिलना चाहती है। यह मानकर कि वह मामले के बारे में कुछ जानती है, लोइस मिलने के लिए सहमत हो जाती है। मेगन का दावा है कि वह एक धार्मिक दृष्टिकोण से अनुष्ठानिक अपराधों और पंथों के बारे में लिखती है। लोइस को पता चलता है कि यह सनसनीखेज खबरों के साथ पाठकों को आकर्षित करने और चर्च में उपस्थिति बढ़ाने का काम करता है। फिर भी वह गुप्त रूप से यह बताने का फैसला करती है कि हत्यारे ने प्रोफेसर को मार डाला, फिर उसकी नितंबों से निकाले गए मांस को पकाया और पत्नी और बच्चों को खिलाया, लेकिन इससे वे नहीं मरे। वे यह जानकर कार्डियक शॉक से मर गए कि बर्तन में क्या उबाला जा रहा था, परिवार का अपना बच्चा। बाद में एक पड़ोसी ने घर से तेज शास्त्रीय संगीत सुनने और हत्यारे को नाचते हुए देखने की सूचना दी। मेगना यह कहने का जोखिम उठाती है कि संगीत रिक्विम था। लोइस को शक होता है और वह चुपके से अपना हाथ अपनी बंदूक पर रखती है। पूछती है कि मेगन को ठीक ठीक कैसे पता चला कि कौन सा संगीत बज रहा था। वह जवाब देती है कि उसने केवल अनुमान लगाया, क्योंकि यह दृश्य के माहौल से मेल खाता था। लोइस शांति से बंदूक की दराज बंद कर देती है। मेगन की समझ से प्रभावित होकर वह उसकी मदद मांगती है। अपराध स्थल पर पाए गए एक अजीब काले तरल पदार्थ के बारे में बात करती है, जिसकी गंध बदलती रहती थी और जिसे कोई भी पहचान नहीं पाया। मेगना यह कहने का जोखिम उठाती है कि यह जले हुए बाल हो सकते हैं। जब लोइस अपने मग में शराब पी रही होती है तो उसे पता चलता है कि तरल में खून का एक थक्का घुल रहा है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। जाने से पहले मेगन पूछती है कि क्या लोइस धार्मिक है। वह जवाब देने से बचती है, लेकिन अंततः मान लेती है कि वह प्रार्थना में विश्वास करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब वह सवाल वापस करती है तो मेगन जवाब देती है कि वह आधे समय विश्वास करती है, जिसे वह कभी न करने से बेहतर मानती है। उस रात घर के रास्ते में लोइस को बेघर लोगों का एक समूह रोकता है, जो उसे जागने की चेतावनी देते हैं, यह कहते हुए कि अंत निकट है। घर पर वह अपनी बेटी मेरिट के लिए खाना बनाती है, जो अधिक वजन की है, जबकि वह अपनी शराब की लत से निपटने की कोशिश करती है। मेरिट अनियंत्रित रूप से खाते हुए और अपना पसंदीदा रियलिटी शो देखते हुए अपनी माँ से पूछती है कि क्या हो रहा है, लेकिन लोइस जवाब नहीं देती। इसके बजाय वह अपनी पहेली को जोड़ना शुरू कर देती है। एक टुकड़े से भ्रमित होने पर मेरिट उसकी मदद करती है, यह बताते हुए कि यह केंद्रीय टुकड़ा था जो अन्य सभी को जोड़ता था। अगले दिन लोइस अपने पति मार्शल से मिलने जाती है, जो एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और कोमा में अस्पताल में भर्ती है। वहाँ वह नर्स रेड से बात करती है। लोइस ने उम्मीद खो दी है कि वह जागेगा और वह मशीनें बंद करना चाहती है, लेकिन रेड असहमत है। उसे उसके साथ और समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह लोइस को अपने पति से संवाद न करने के लिए ताना मारती है, ये कहते हुए कि बेहोश होने पर भी मरीज सुन, देख और महसूस कर सकते हैं। अपमानित होकर लोइस रेड से कहती है कि वह उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप न करे और चली जाती है। उसी रात उसे एक और सामूहिक हत्या के दृश्य के लिए बुलाया जाता है। कई ड्रग डीलरों को मृत पाया गया। वे पहले से ही पुलिस की निगरानी में थे। शुरू में लोइस मानती है कि यह गिरोह हिंसा का परिणाम है, लेकिन घटनास्थल में प्रवेश करने पर उसे पता चलता है कि पीड़ितों को एक अनुष्ठानिक तरीके से सूली पर चढ़ाया गया था और उनका सारा खून निकाल लिया गया था। फिर भी खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही। हालांकि पहले पाया गया वही काला तरल पदार्थ घटनास्थल पर फिर से प्रकट होता है। अचानक सिस्टर मेगन घटनास्थल पर प्रकट होती है। लोइस उसकी उपस्थिति से हैरान है और उसे डांटती है, यह कहते हुए कि अपराधों के अपराधी अक्सर दृश्यों पर लौटते हैं। फिर भी वह मेगन को एक अलग दृष्टिकोण प्राप्त करने में रुचि रखते हुए निरीक्षण करने और नोट्स लेने की अनुमति देती है। इसके बाद लोइस अस्पताल लौटती है। वह मार्शल से मिलने जाती है और कबूल करती है कि उसे लगता है कि उसके जीवन में एक अजीब छेद खुल गया है, जो शून्यता के केंद्र तक ले जाता है। उसे लगता है कि बुराई फैल रही है और उसे इन अंधेरे समय में मार्शल की उपस्थिति की जरूरत है। वह मेरिट द्वारा खाए गए अतिरिक्त भोजन के बारे में भी शिकायत करती
करती है, ये बताते हुए कि जब भी वह हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है तो बेटी उसकी शराब की लत की ओर इशारा करते हुए पलटवार करती है। नशे में घर लौटने पर लोइस को लगता है कि निवास के अंदर कोई है। वह अपनी बंदूक पकड़ती है और हर कमरे की जांच करना शुरू कर देती है। इस भावना के साथ कि उसे देखा जा रहा है, वह एक छाया का पीछा करते हुए रसोई तक जाती है, जहां घुसपैठिया रेडियो चालू करता है और पिछले दरवाजे से भागने से पहले कोरल संगीत बजाता है। लोइस घुसपैठिए का पीछा करती है और उस पर गोली चलाती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। अगले दिन वह अपने कार्यालय में मेग्न से फिर मिलती है और यह संदेह साझा करती है कि हत्यारा उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। बातचीत के दौरान मेगन एक अपशब्द का उपयोग करती है जो लोइस को हैरान कर देता है। फिर भी वह बताती है कि काले तरल पदार्थ पर प्रयोगशाला परीक्षण वापस आ गए हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता का संकेत देते हैं। यह सुनकर मेगन तुरंत यह निष्कर्ष निकालती है कि हत्यारा लोइस को एक प्रतीकात्मक संदेश भेज रहा है। इसका कारण यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड जले हुए सल्फर से प्राप्त होता है, जिसे आग और गंधक के रूप में जाना जाता है, जिसे अक्सर बाइबल में मानवता को दंडित करने के लिए भगवान द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक तत्व के रूप में उद्धृत किया जाता है। धीरे धीरे लोइस को यह समझ में आने लगता है कि उसका संदिग्ध एक धार्मिक मनोरोगी हो सकता है। बाद में वह एक पारिवारिक बहस को याद करती है जिसमें मार्शल मेरिट को अपने आहार को नियंत्रित करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेटी पिता पर फैट फोबिया का आरोप लगाकर अपना बचाव करती है। टकराव के दौरान लोइस चुप रहती है जब तक कि मार्शल उसे शराब की लत के कारण सामना नहीं करता। जवाब में वह दावा करती है कि वह उसके विवाहेतर संबंध के बारे में जानती है क्योंकि वह एक जासूस है। मार्शल उसके व्यसन और उसके काम के प्रति उसके जुनून को दोष देकर अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर सेक्स का आदी होने का आरोप लगाती है और मानती है कि उसे उसके साथ रहना मुश्किल हो रहा है। लोइस फिर उसे घर से निकाल देती है। वह कबूल करती है कि कभी कभी वह चाहती है कि वह मर जाए। वर्तमान में लोइस अस्पताल में बैठी है, शराब पी रही है और स्पष्ट रूप से परेशान है। नर्स रेड पास आती है और उसे ताना मारती है, यह कहते हुए कि उसे मार्शल से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। लोइस नाराज हो जाती है और उसका सामना करने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ाना शुरू कर देती है, लेकिन रेड उसे चेतावनी देती है कि अगर वह कुछ भी करने की कोशिश करती है तो अस्पताल की सुरक्षा उसे रोक देगी। इसके बाद रेड मार्शल को स्नान कराती है, लेकिन अनुचित तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देती है। दृश्य को देखते हुए लोइस नाराज हो जाती है और उसका सामना करती है। रेड किसी भी अजीब रवैये से इनकार करती है, लोइस का मजाक उड़ाती है और उसे पागल कहती है। व्यंग्यात्मक रूप से वह यह भी सुझाव देती है कि वह उसे एक सस्ते अस्पताल में स्थानांतरित कर दे। बाद में लोइस मामले में शामिल पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक बुलाती है और उन्हें जांच को गहरा करने का आदेश देती है। इसके बाद वह मेगन के चर्च का दौरा करती है और इस संभावना पर चर्चा करती है कि हत्यारा बर्नसाइड परिवार के प्रोफेसर का एक पूर्व छात्र हो सकता है। मेगन असहमत है और लोइस को एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहां उसने प्राप्त सभी सबूतों के साथ एक बोर्ड बनाया है। वह बताती है कि हत्यारा शायद ही कोई छात्र होगा, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक विकृत आस्था का पालन करता है, यह विश्वास करते हुए कि वह भगवान का स्थान ले रहा है। उसके लिए ये एक बड़ा मिशन है जिसका उद्देश्य यह साबित करना है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। थोड़ी देर बाद मेगन अपने वरिष्ठ फादर चार्ली के साथ दोपहर का भोजन करती है और वे दोनों जांच पर चर्चा करते हैं। चार्ली मेगन के प्रयास की प्रशंसा करता है और चर्च में उपस्थिति में वृद्ध को नोटिस करता है। बातचीत के दौरान चार्ली बताता है कि वह एक सर्जन बनने का सपना देखता था, लेकिन उसने आत्मा को निश्चित रूप से ठीक करने के लिए एक पादरी बनने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों सीरियल किलर की कहानियों के प्रति आकर्षण दिखाते हैं और उनका एक पसंदीदा भी है। चार्ली का सुझाव है कि हत्यारा एक शैतानवादी हो सकता है क्योंकि खून निकालने का अनुष्ठान एक बाइबल की प्रथा से मेल खाता है जिसका उद्देश्य एक आत्मा को शून्य में भेजना। दोपहर के भोजन के बाद चार्ली को घर पर अकेले अजीब तरह से खेलते हुए देखा जाता है। जब वह समाप्त करता है तो वह शर्मिंदा महसूस करता है और अपने पाप की सजा के रूप में खून बहने तक खुद को कोड़े मारना शुरू कर देता है। इस बीच लोइस को एक नया सुराग मिलता है। ड्रग डीलरों के नरसंहार के घर के बाहर खून की बूंदें मिली हैं। नमूने सुलिवन के हैं जो हाल ही में जेल से छूटा एक व्यक्ति है जो अंग तस्करी के लिए जाना जाता है। पुलिस एक ऑपरेशन आयोजित करती है और सुलिवन के आवास पर छापा मारती है, लेकिन तहखाने में उन्हें पता चलता है कि वह हफ्तों से मर चुका था। उन्हें घटना स्थल पर एक पागल महिला भी बंधी हुई मिलती है। बाद में लोइस मेगन के साथ रात का खाना खाती है और बताती है कि सुलिवन केवल एक ध्यान भटकाने वाला था।
उसके घर पर असली हत्यारे का एक संदेश मिला, एक नोट जिसमें लिखा था, मैं उन लोगों से संबंधित हूँ जो इस दुनिया की नींद में खलल डालते हैं। हत्यारा खुद को ग्रोटेस्करी के रूप में हस्ताक्षरित करता है। पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करते हुए लोइस मामले को सुलझाने के लिए मेगन से मदद मांगती है। वह जवाब देती है कि अपराधी तक पहुंचने के लिए हत्याओं के पीछे के दर्शन को समझना आवश्यक होगा। उस रात बाद में लोइस घर लौटती है। रास्ते में वह पीती है और एक बेघर आदमी को कुछ पैसे देती है। घर पर वह अपने बैग से एक पहेली बॉक्स निकालती है जो अपराध के दृश्यों में से एक में पाया गया था और उसे अपनी बेटी को दिखाती है। उम्मीद करती है कि मेरिट उसे खोलने का तरीका खोज लेगी। हालांकि लड़की को कोई उद्घाटन नहीं मिलता और वह सोने का फैसला करती है। नशे में लोइस जागती रहती है और बिस्तर पर जाने से पहले चुपचाप प्रार्थना करना शुरू कर देती है। उसी क्षण उसे एक नए अपराध स्थल के बारे में पुलिस से एक और कॉल आती है। घटना स्थल पर वह और मेघन एक और भी भयानक विन्यास का सामना करते हैं। 12 पीड़ितों को अंतिम भोज की तरह तैनात किया गया था जो एक प्रकार की कलाकृति का निर्माण कर रहा था। केंद्रीय आकृति यीशु का प्रतिनिधित्व करते हुए वही बेघर आदमी है जिसे लोइस ने पैसे दिए थे। उसे पता चलता है कि सभी पीड़ित बेघर लोग थे जिनका उपयोग करुणा प्राप्त करने के बजाय घातक प्रार्थनाओं के लक्ष्य के रूप में किया गया था। मेघन पूछती है कि अगला कदम क्या होगा। लोइस जवाब देती है कि वह पीने के लिए घर जा रही है और बस उठकर चली जाती है। बाद में वह पीती है जबकि वह मेरिट को अपने पसंदीदा रियलिटी शो हाफ टन ट्रॉमा के लिए एक ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखती है जिसमें अत्यधिक मोटापे वाले लोग शामिल हैं। मेरिट उन आघातों को बताती है जिन्होंने उसके वजन बढ़ने में योगदान दिया, लेकिन लोइस उसे कई बार टोकती है, उसके दर्द को उन और भी बदतर स्थितियों से तुलना करके कम करती है जो उसने पहले ही देखी है। थककर मेरिट उससे कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद लोइस एक भरपूर भोजन तैयार करती है जिसमें विशेष रूप से बेटी के लिए बनाया गया एक भरवान टर्की भी शामिल है। अचानक हुई दयालुता से हैरान मेरिट उदारता का कारण पूछती है। लोइस बताती है कि वह बेटी को कार्यक्रम के लिए चुने जाने में मदद करना चाहती है, वजन बढ़ाने में योगदान देकर, एक ही शर्त पर। मेरिट को फिर कभी अपनी माँ की शराब की लत पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हिचकिचाते हुए बेटी सहमत हो जाती है। भोजन के दौरान मेरिट पूछती है कि लोइस मार्शल से कैसे मिली। पहले ही कहानी सुन चुकी होने के बावजूद वह फिर से सुनना चाहती है। लोइस विश्वविद्यालय के दिनों को याद करती है जब वह प्री लॉ पढ़ रही थी और एक वेट्रेस के रूप में काम करती थी। मार्शल अपने छात्रों के साथ उस रेस्तरां में बैठ के आयोजित करता था जहां वह सेवा करती थी। समय के साथ वे करीब आ गए, खासकर पहेलियों में उसकी रुचि और न्याय के लिए संघर्ष को साझा करने के कारण। मार्शल ने ही उसे एक जासूस बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। अतीत पर विचार करते हुए लोइस बेटी को चेतावनी देती है कि प्यार लोगों को नरम कर सकता है, लेकिन यह उन्हें नष्ट भी कर सकता है। स्नेह की तलाश में मेरिट पूछती है कि क्या उसकी माँ वास्तव में उससे प्यार करती है। लोइस जवाब देती है कि ज्यादातर समय हाँ, और जब वह प्यार नहीं करती तब भी वह प्यार करना चाहती है। उस रात लोइस सो जाती है और सपना देखती है कि कोई उसे खिड़की के बाहर से देख रहा है। जब वह रहस्यमयी आकृति पर गोली चलाती है तो एक फोन कॉल उसे अचानक जगा देती है। एक नया शरीर मिला है। अभी भी नशे में वह जांच करने के लिए दौड़ती है। नया दृश्य टिमटिमाती रोशनी और तेज संगीत वाले एक हॉल में है। पीड़ित एक नहीं बल्कि कई मानव भागों से सिला हुआ एक शरीर है। अंगों के बीच एक बकरे का सिर है जो उसकी एक पहेली से लिया गया है। पुलिस पीड़ितों की पहचान नहीं कर पाती। लोइस की बदली हुई स्थिति को देखते हुए जैक उसे दूर हटने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गुस्से से प्रतिक्रिया करती है। एक गहन भाषण में वह टैटू और निशानों का उपयोग करके शरीर के प्रत्येक टुकड़े की पहचान करती है, यह कहते हुए कि वह समुदाय की किसी और से ज्यादा परवाह करती है। वह टीम को 1 घंटे में सभी सबूत इकट्ठा करने का आदेश देती है, यह विश्वास करते हुए कि ग्रोटेस्करी थक चुका है और यह उसे पकड़ने का सबसे अच्छा मौका है। पुलिस स्टेशन में लोइस मेगन को मामले को प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, यह विश्वास करते हुए कि उसका दृष्टिकोण सबसे तेज है। उन्हें पता चलता है कि ग्रोटेस्करी वेश्याओं को निशाना बना रहा है, खासकर जिन्हें लोइस ने पहले ही मदद की थी। हत्यारा खुद को पाप को दंडित करने वाला एक नबी मानता है और अंतरंग संपर्क को कुछ दुष्ट के रूप में देखता है। विकृतियों की सटीकता से लोइस को संदेह है कि वह एक सर्जन है या चिकित्सा क्षेत्र से कोई है। जब वह इन विचारों में डूबी होती है तो मेगन उसे वास्तविकता में वापस बुलाती। बाहर निकलते समय जैक प्रमुख गेल को सूचित करता है कि लोइस से वोदका की गंध आ रही है और उसे मदद की जरूरत है। गेल हालांकि जोर देकर कहती है कि मामले के लिए कोई बेहतर जासूस नहीं है। इस बीच मेगन हाल की
की घटनाओं के बारे में अपना नया लेख लिखती है और फादर चार्ली को इसे प्रकाशित करने की अनुमति मांगने के लिए फोन कर वह असामान्य रूप से तैयार होकर प्रकट होता है, चर्च के अंदर नाचता हुआ। नए शरीर के बारे में सुनकर वह उत्साह से प्रतिक्रिया करता है और मेगन से उसे पाठ की एक मुद्रित प्रति लाने के लिए कहता है। जब वह उससे मिलने जाती है तो वह चार्ली को केवल एक तौलिए में लिपटा हुआ पाती है जो अभी अभी स्नान से बाहर निकला है। बातचीत के दौरान मेगन उसके मांसल शरीर को घूरने से खुद को नहीं रोक पाती। वह फिर उससे अपनी पीठ पर एक घाव सुखाने में मदद करने के लिए कहता है। मेगन उसे धीरे से छूने से पहले तौलिए पर थूकती है। जैसे जैसे उसका लहजा और अधिक मोहक होता जाता है, मेगन इच्छा के आगे झुक जाती है और कुछ शारीरिक शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली वासना और पाप के खिलाफ एक बाइबल का पद पढ़ता है जिससे निकटता बाधित हो जाती है। शर्मिंदा और चकित वह अनियंत्रित रूप से हंसती है जब तक कि वह जमीन पर बेहोश नहीं हो जाती। उसके मुंह से झाग निकलता है। एक और जगह पर लोइस अस्पताल का दौरा करती है और नर्स रेड को अकेले पाती है जो मार्शल के शरीर पर एक बड़े रिश्ते हुए घाव का इलाज कर रही है। रेड मदद मांगती है और बीमार महसूस करने के बावजूद लोइस अनुरोध का पालन करती है। बाद में रेड उसे उसकी शराब की लत के बारे में सामना करती है, यह दावा करते हुए कि वह अपने पति की देखभाल करने के लिए उपयुक्त नहीं है। वह सुझाव देती है कि लोइस संरक्षण उसे हस्तांतरित कर दे, लेकिन जासूस मना कर देती है और गुस्से में चली जाती है। अस्पताल की गैलरी में अकेली लोइस एक सिगरेट लेती है। एड नामक एक मित्रवत कर्मचारी पास आता है, एक लाइटर प्रदान करता है और अपना परिचय देता है। वे हल्के फुल्के ढंग से बात करते हैं और वह उसे उस हालत में गाड़ी न चलाने की चेतावनी देते हुए विवेकपूर्ण ढंग से फ्लर्ट करता है। लोइस आश्वासन देती है कि वह ठीक है और बातचीत के बाद चली जाती है। हालांकि गाड़ी चलाते समय वह नियंत्रण खो देती है और एक खंभे से टकरा जाती है। वह अस्पताल में जागती है, बिस्तर से हथकड़ी लगी हुई एड उसके बगल में और प्रमुख गेल देख रही है। नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगने पर वह सबसे बुरे का डरती है, लेकिन गेल उसे आश्वस्त करती है, यह कहते हुए कि वह आरोप वापस ले लेगी क्योंकि केवल लोइस ही ग्रोटेस्करी को पकड़ सकती है। जब गेल चली जाती है तो लोइस एड से भागने में मदद मांग, यह जानते हुए भी कि उसे नहीं करना चाहिए। वह उसके प्रति अपनी भावनाओं के आगे झुक जाता है, कपड़े लाता है, उसे भागने में मदद करता है और वे दोनों भाग जाते हैं। अगले दिन लोइस फिर से अस्पताल में मार्शल से मिलने जाती है जो मामले के वजन से स्पष्ट रूप से थक चुकी है। वह अपने उन डरों के बारे में अपना दिल खोलकर बताती है जो उसे महसूस होते हैं, इस बात से आश्वस्त कि दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन हत्यारे को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है, भले ही इसके लिए उसकी जान क्यों न चली जाए। उसे पता चले बिना रेड पास में है, ध्यान से सब कुछ सुन रही है। इस बात से आश्वस्त कि लोइस अपना विवेक खो रही है, वह गुप्त रूप से इस बयान को रिकॉर्ड करती है। इसे मार्शल पर कानूनी नियंत्रण ग्रहण करने के सबूत के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है। कमरे से बाहर निकलते समय लोइस एड से मिलती है जो भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है और विवेकपूर्ण ढंग से फ्लर्ट करता है। अपने आश्चर्य के लिए वह उसके साथ बाहर जाने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि एक रात के खाने के बजाय एड उसे पहले शराबियों के लिए एक सहायता समूह में ले जाता है। वह थोड़ी देर सुनती है लेकिन जल्द ही असहज महसूस करने लगती है और उनसे रात के खाने पर जाने के लिए कहती है। रात के खाने के दौरान लोइस पीने से रोकने के सुझाव को नजरअंदाज करती है और वोदका मांगती है। एड अपनी कहानी साझा करता है, यह खुलासा करते हुए कि वह पहले एक नशेड़ी, स्ट्रिपर और एस्कॉर्ट था जिसने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। उसे विश्वास है कि लोइस के पास अभी भी बदलने का मौका है। रात के खाने के बाद वह उसे घर ले जाता है। लोइस उसे अंदर आमंत्रित करने के बारे में सोचती है, लेकिन फैसला करती है कि उसका जीवन पहले से ही काफी जटिल है। इस बीच मेगन फिर से फादर चार्ली से मिलने जाती है। वह उसे इच्छा के साथ देखती है जब वह अपने धार्मिक अनुयायियों के लिए एक प्रशिक्षण वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। चार्ली पाठ पढ़ता है और मेगन की तीक्ष्ण टिप्पणियों की प्रशंसा करता है। इसके बाद वह उसके पीछे उसके कमरे तक जाती है। चार्ली अपना दृष्टिकोण साझा करता है कि ईसाई धर्म को आधुनिक बनाने की जरूरत है और धर्म ग्रंथों की व्याख्या के तरीके को बदलने के लिए वेटिकन में एक बैठक का उल्लेख करता है। इसके बाद वे दोनों अंततः अंतरंग रूप से शामिल हो जाते। बाद में लोइस मेगन से संपर्क करती है और कन्फेशनल में फादर चार्ली के साथ एक बैठक की व्यवस्था कर वहाँ वह शराब के खिलाफ अपनी लड़ाई और एड के साथ अपने संबंध को कबूल कर कहती है कि उसे लगता है कि भगवान ने दुनिया को छोड़ दिया है। उसे लगता है कि शैतान ने उसकी जगह ले ली है। चार्ली भी ऐसा ही महसूस करना स्वीकार करता है, लेकिन याद दिलाता है कि भगवान ने पहले ही दुनिया को
को नियम दे दिए हैं और यह लोगों पर निर्भर है कि वे उनका पालन करें और जो टूट गया है उसे ठीक करें। घर पर मेरिट उत्साह से अपनी माँ को बताती है कि वह पहली बॉक्स खोलने में कामयाब रही और उसे निर्देशांकों के साथ एक नोट मिला। लोइस तुरंत मेगन को फोन करती है और वे दोनों रेगिस्तान की यात्रा के लिए तैयार होती है। जाने से पहले लोइस एड से मेरिट की देखभाल करने के लिए कहती है और उसे एक काली मिर्च स्प्रे देती है। वह कुछ बंदूकें भी ले जाती है। यात्रा के दौरान मेगन को डर है कि यह ग्रोटेस्करी द्वारा बिछाया गया एक जाल है। उसे डर है कि वे अपनी मौत की ओर जा रहे हैं, जैसे पुरानी हॉरर फिल्मों में। घंटों की यात्रा के बाद वे निर्देशांकों द्वारा इंगित स्थान पर पहुंचते हैं। रेगिस्तान के बीच में उन्हें एक विशाल जलता हुआ गड्ढा मिलता है जो एक नारकीय दृष्टि जैसा है। मेगन एक बाइबिल के अंश का संदर्भ देती है, यह सुझाव देते हुए कि ग्रोटेस्करी उस स्थान को सबसे अंधकारमय, भगवान द्वारा त्यागा हुआ के रूप में दावा करता है। अचानक एक और कारें पास आती है। लोइस अपनी बंदूक उठाती है। अंदर जो कोई भी है उसका सामना करने के लिए तैयार। एक आदमी वाहन से उतरता है, खुद को एक भूविज्ञानी के रूप में पेश करता है और चेतावनी देता है कि यह स्थान खतरनाक है। गड्ढा एक भूमिगत गैस जमा पर बना होगा। उसकी पहचान की जांच करने के बाद वे दोनों धन्यवाद देते हैं और वापस जाने का फैसला करते हैं। वापसी के रास्ते में आग और धुआं रेगिस्तान पर छा जाते हैं। एक जलती हुई कार सड़क को अवरुद्ध करती है, जिससे उन्हें आश्रय की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां मालिक आग से खुद को बचाने के लिए एक खाई खोद रहा है। वह सुझाव देता है कि वे निचले क्षेत्रों की तलाश करें और लोइस को एक अग्निरोधी कंबल देता है। वे कार पर लौटते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मेगन बेचैन होकर कबूल करती है कि उसने एक पाप किया है। वह बताती है कि उसका फादर चार्ली के साथ एक संबंध था और अब वह मानती है कि आग और आपदाएं दिव्य दंड है। लोइस उसे शांत करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि उसके कर्मों के लिए पूरी पृथ्वी को दोष देना उचित नहीं लगता। जब वे बात कर रहे होते हैं तो एक नग्न महिला अचानक सड़क के बीच में प्रकट होती, खून से लथपथ। लोइस जोर से ब्रेक लगाती है और कार रोकती है। महिला जल्दी से वाहन में प्रवेश करती है, उनसे भागने के लिए कहती है क्योंकि उसका एक खतरनाक आदमी द्वारा पीछा किया जा रहा है। इसके बाद वे एक मोटल की ओर बढ़ते हैं। पिछली सीट पर लोइस महिला से बात करने की कोशिश करती है, जो खुद को एंड्रिया के रूप में पेश करती है, लेकिन वह विवरण से बचती है और कहती है कि यह सब केवल एक दुर्घटना थी। थोड़ी देर बाद वे उस स्थान पर पहुंचते हैं। लोइस फिर से मदद की पेशकश करती है, लेकिन एंड्रिया का दावा है कि वह ठीक हो जाएगी। वह मोटल के मालिक निक को जानती है और कार से उतर जाती है। चूंकि रात बिताने के लिए कोई और जगह नहीं है, लोइस और मेगन भी वहां रुकने का फैसला करती है। उनका स्वागत रिसेप्शन पर एक महिला द्वारा किया जाता है, जो उन्हें कमरे प्रदान करती है। मेगन नोटिस करती है कि पूल का पानी गुलाबी है और सवाल करती है। कर्मचारी बताती है कि ऐसा राख के कारण होता है, जिसमें तांबा होता है और क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे पानी अम्लीय हो जाता है। लोइस ये भी देखती है कि रिसेप्शनिस्ट की एक आंख पर चोट लगी है और वह उसकी मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देती है। मेगन फिर सुझाव देती है कि वे जांच करें कि एंड्रिया कैसी है। जब वे बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें केवल खून से सने कपड़े मिलते हैं। एंड्रिया गायब हो गई थी। वे बाहर खून के निशान वाले पैरों के निशान का पालन करते हैं, लेकिन उन्हें केवल निक मिलता है, महिला का कोई निशान नहीं। कमरे में वापस मेगन प्रार्थना करना शुरू कर देती है, यह महसूस करते हुए कि कुछ बुरा होने वाला है, और लोइस से उसके साथ शामिल होने के लिए कहती। वह मना कर देती है, यह कहते हुए कि वह प्रार्थना में विश्वास नहीं करती। इसके बजाय वह सूटकेस खोलती है और हथियारों के साथ तैयार होती है, किसी भी हलचल के प्रति सतर्क। इसके बाद वह मार्शल के बारे में बात करने के लिए रेड को फोन करती। इस बीच मेगन को इमारत के चारों ओर की झाड़ियों को साफ करने का विचार आता है, ताकि आग मोटल तक न फैल जाए। जब वह ऐसा करने के लिए बाहर निकलती है तो उसे दूर से एक आदमी को देखते हुए देखती है। वह लोइस को चेतावनी देने के लिए बुलाती है, लेकिन वह रेड के साथ फोन पर बहुत व्यस्त है। अचानक मोटल के पास दो कारें टकराती है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है, तो मेगन मदद करने के लिए दौड़ती है। अराजकता के बीच वह निक को रिसेप्शनिस्ट से लड़ते हुए और उसे पूल में डुबोने की कोशिश करते हुए देखती है। वह हस्तक्षेप करती है और उसे रोकती है। बाद में वह कमरे में लौटती है और लोइस को बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताती है। हालांकि लोइस मेगन की चेतावनियों से ज्यादा अपनी कॉल के बारे में चिंतित रहती है। सेल फोन पर कोई सिग्नल न होने पर लोइस मेगन का फोन मांगती है, लेकिन वह भी डिस्चार्ज है। वह फिर मेगन की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रिसेप्शन फोन का उपयोग करने का फैसला करती है। वहां वह फिर से रिसेप्शनिस्ट के घावों को नोटिस करती है, लेकिन कॉल करने की कोशिश पर जोर देती है। फोन काम नहीं करता और अचानक कोई उसकी दिशा में गोली चलाना शुरू कर देता है। वह कमरे में वापस दौड़ती है। खतरे को महसूस करते हुए वह अपनी शॉटगन पकड़ती है और मेगन के साथ बाथरूम में छिप जाती है। भागने की कोशिश
कोशिश करने के लिए रात तक इंतजार करने का फैसला करती है। लोइस का दावा है कि उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि उन्हें पूरे दिन देखा जा रहा था। मेगन फिर से प्रार्थना करना शुरू कर देती है, लेकिन लोइस उससे रुकने के लिए कहती है। उसी क्षण वे एंड्रिया की आवाज सुनते हैं जो मदद मांग रही है और जांच करने के लिए बाहर निकलते हैं। निक एंड्रिया पर एक बंदूक ताने हुए है, जबकि रिसेप्शनिस्ट उसे रोकने की कोशिश कर रही है। लोइस हस्तक्षेप करती है और मेगन को कमरे के अंदर रहने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद एक अजीब आदमी एंड्रिया को ले जाने के लिए प्रकट होता है। लोइस और निक गोली चलाते हैं, लेकिन वह घायल नहीं होता। लोइस की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह और लाने के लिए वापस जाती है। मेगन दृढ़ संकल्पित अकेले ही उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह मुड़ता है और कार में एंड्रिया के साथ भागने से पहले उसके सीने में गोली मार देता है। मेगन गिर जाती है, खून बह रहा है, जबकि लोइस मदद के लिए चिल्लाती है। एक एम्बुलेंस आती है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाती है। सौभाग्य से वह बच जाती है। फादर चार्ली उसे फूलों के गुलदस्ते के साथ मिलने आते हैं। वह लोइस पर ग्रोटेस्क्री को पकड़ने के लिए मेगन को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है और उसे अपने मामले पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भेज देता है। बाहर प्रमुख गेल लोइस को उन संदिग्धों की एक सूची के बारे में सूचित करती है जिन्हें उसने अतीत में गिरफ्तार किया था और जो बदला लेना चाह सकते हैं। उनमें से एक ग्लोरियस मैककॉल है, जो हाल ही में जेल से छूटी है, जिसका इतिहास हत्याओं से मेल खाता है। लोइस यह जानकर चौंक जाती है कि उसे पहले सूचित नहीं किया गया था। उस रात वह नशे में हो जाती है और अपने ही कमरे के फर्श पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक नए क्रूर अपराध स्थल के लिए बुलाया जाता है। यह स्थान एक प्रसूति गृह है जहां गर्भवती महिलाएं रहती थी। कई मृत पाई गईं और उनके बच्चे गायब हो गए। ग्रोटेस्क्री ने पीड़ितों को वापस सिलाई किए बिना शरीरों पर सिजेरियन सेक्शन की। दीवार पर खून से लिखा एक संदेश था जिसमें लिखा था, मेरे पीछे आओ और मृतकों को अपने मृतकों को दफनाने दो। एक बाइबिल का उद्धरण। जैक सूचित करता है कि गवर्नर ने FBI को बुलाया है और वे अगले दिन अपनी नौकरी खो सकते हैं, लेकिन लोइस का मानना है कि केवल वही ग्रोटेस्क्री को रोक सकती है। थोड़ी देर बाद उसे एक और कॉल आती है। वह एक घर पर जाती है जहां एक पुलिसकर्मी कुछ बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहा है। पता चलता है कि गर्भवती मां को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा ले जाया गया था। लोइस बच्चों से वादा करती है कि वह मां को वापस लाएगी। वापसी के रास्ते में उसे एक खेत के बगल में खून से सने कपड़ों के साथ एक दुर्घटनाग्रस्त कार मिलती है। वहां उसे एक नवजात शिशु को पकड़े हुए एक घबराई हुई बूढ़ी औरत मिलती है। लोइस बच्चे को सावधानी से लेती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन महिला केवल कहती है कि कोई आ रहा है। महिला, जिसकी पहचान मेसी के रूप में हुई है, को अस्पताल ले जाया जाता है। परीक्षणों के बाद डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि वह बच्चे की जैविक मां नहीं है। लोइस को पहले से ही संदेह था, क्योंकि सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा था। वह मेसी से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि उसे बच्चा कैसे मिला। मेसी जोर देकर कहती है कि बच्चा उसका है, लेकिन जल्द ही विषय बदल देती है, यह कहते हुए कि यह सब केवल एक सपना हो सकता है। वह गौरवशाली शब्द को कई बार दोहराती है और दावा करती है कि उसे एक संदेश के रूप में भेजा गया था। लोइस उसे मनोरोग हिरासत में भर्ती करने का फैसला करती है। बाहर निकलते समय गेल बताती है कि मेसी ग्लोरियस मैककॉल के साथ एक मानव तस्करी योजना में काम करती थी। लोइस समझती है कि मेसी को ग्लोरियस ने भेजा था और वह उससे मिलने का फैसला करती है। जल्द ही वह उस ट्रेलर का पता लगाती है जहां वह रहती है, जिसके प्रवेश द्वार पर एक पुलिसकर्मी पहरा दे रहा है। ग्लोरियस पहले से ही लोइस का इंतजार कर रही थी और बताती है कि वह FBI के लिए एक मुखबिर बनने के बाद जेल से बाहर निकली। तुर्की में एक बाल तस्करी नेटवर्क को पकड़ने में मदद। बातचीत के दौरान पुलिसकर्मी सशस्त्र लोगों को आते हुए देखता है। वह लोइस को चेतावनी देता है, जो ग्लोरियस को पुलिस स्टेशन जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देती है। सशस्त्र लोग अपनी बंदूकें निकालते हैं और पुलिसकर्मी उन्हें मार गिराता है। लोइस ग्लोरियस को बैग में छिपी एक उजी पकड़ने से रोकती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है, यह मांगते हुए कि वह उसे क्यों मारने की कोशिश कर रही है। ग्लोरियस जवाब देती है कि यह वह नहीं है, बल्कि एक झूठा नबी है जो अच्छे और बुरे को आतंकित करके विश्वास को फिर से जगाना चाहता है। वह कहती है कि वह लोइस को बलिदान का परम सुनहरा मेमना बनाना चाहता है। वह बताती है कि उसने मेसी को लोइस को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि चुराए गए बच्चे को बचाने के लिए भेजा था, क्योंकि मेसी ग्रोटेस्क्री के अनुयायियों में से एक है। वह उसे ढूंढने में मदद कर सकती थी। उस रात लोइस रसोई में है और देखती है कि कोई खिड़की से तस्वीरें ले रहा है। वह अपनी बंदूक पकड़ती है और बाहर भागती है, लेकिन घुसपैठिए के बजाय उसे रेड मिलती है, जो वोदका की एक बोतल लेकर उससे मिलने आई थी। वे दोनों बैठती हैं और पीती है। रेड फिर बताती है कि मार्शल के बीमार होने से पहले उसका उसके साथ एक रिश्ता था। वह बताती है कि वह विश्वविद्यालय में उसकी छात्रा थी और उसके प्रति जुनूनी हो गई थी। वह बताती है कि उसने पारिवारिक संकट के दौरान उसे सांत्वना दी, यह विश्वास करते हुए कि यह उसका मिशन था। भावुक होकर वह कहती है कि जब वह बीमार पड़ गया तो उसने जीवन का अर्थ खो दिया और वह अभी भी उसे लोइस से ज्यादा प्यार करती है।
लोइस उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है और रेड यह जानकर राहत महसूस करती है कि उसे गोली नहीं लगी। लोइस मानती है कि उसने उसे बहुत जल्दी आंक लिया, लेकिन जल्द ही बंदूक पकड़ लेती है। वह 4 तक गिनती है और रेड को भागने और मार्शल से दूर रहने का मौका देती है, तो रेड हताशा में भाग जाती है। अगले दिन लोइस फिर से मेसी से मिलने जाती है और पूछती है कि वह ग्रोटेस्करी के बारे में क्या जानती है। मेसी कहती है कि एक दिन उसे विश्वास था कि वह एक नबी है, लेकिन ग्लोरियस ने उसे इसके विपरीत मना ली। वह सोचती थी कि वे बच्चों का अपहरण करके और महिलाओं को मारकर अच्छा काम कर रहे हैं। वह यह भी बताती है कि ग्रोटेस्करी लोइस की प्रशंसा करता है और इसीलिए उसने उसे जलता हुआ गड्ढा दिखाया। यह उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि किसी और कारण से था। लोइस मेसी से कहती है कि वह बताए कि चुराए हुए बच्चे कहाँ हैं, यह कहते हुए कि यह उसे खुद को छुड़ाने में मदद कर सकता है। मेसी पता देती है और जल्द ही पुलिस एक बड़े गोदाम पर छापा मारती है। अंदर उन्हें कई महिलाएं एक स्वचालित दूध दुहने की मशीन से जुड़ी हुई मिलती है, जिनका उपयोग अपहृत बच्चों को खिलाने के लिए किया जाता है। टीम उन्हें जल्दी से बचाती है, जबकि लोइस एक अलग कमरे में जाती है, जहां उसे एक दीवार के बगल में उबलता हुआ काला तरल पदार्थ मिलता है, जो विभिन्न समयों पर ली गई उसकी तस्वीरों से भरा होता है। यह पता चलता है कि ग्रोटेस्करी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। जब वह दीवार को घूर रही होती है, तो एक नकाबपोश आदमी पीछे से आता है। वह उसके गले पर एक चाकू रखता है। उसी पल उसके प्रियजनों के चेहरे उसके दिमाग से गुजरते हैं। लोइस हमलावर का हाथ पकड़ती है, ब्लेड को हटाती है और गोली चलाती है। वह आदमी जमीन पर गिर जाता है। मुखौटा हटाने पर उसे पता चलता है कि यह फादर चार्ली है, वह हत्यारा जिसे वह इतने समय से खोज रही थी। अंततः ग्रोटेस्करी को पकड़ने के बाद लोइसेड और मेरिट के साथ एक रात्रि भोज के साथ जश्न मनाती है। वे दोनों बहुत करीब आ गए थे और एक साथ रहने की योजना बना रहे थे। मेरिट को रियलिटी शो हाफ टन ट्रॉमा में अभिनय करने के लिए भी चुना गया था। जब लोइस वोदका के लगातार घूंट ले रही होती थी, तो वह दोनों को बधाई देते हुए शुरू करती है, लेकिन उसका मूड बदल जाता है। वह मेरिट को उसके वजन के लिए शर्मिंदा करने लगती है और एड की आलोचना करती है कि उसने पहले उसके साथ फ्लर्ट किया था और अब उसकी बेटी के साथ शामिल है। मेरिट और एड लोइस की मानसिक स्थिति से चिंतित हो जाते हैं। वे समर्थन की पेशकश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि वह हमेशा ठीक थी और उसने केवल एक ऐसा परिवार बनाने की कोशिश की जो उसे मुश्किल समय में सहारा देने के लिए काफी मजबूत हो। दुर्भाग्य से उसे लगता है कि वे सभी अंततः अपनी कमजोरियों से हावी हो गए। यह कहने के बाद वह गिलास तोड़ती है और चली जाती है। इसके तुरंत बाद वह मार्शल के मामले के प्रभारी डॉक्टर लेहमैन से मिलने जाती है और मांग करती है कि उसे जीवन रक्षक प्रणाली से हटा दिया जाए, ताकि वह अंततः शांति पा सके। रेड रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लोइस उसे याद दिलाती है कि उसके पास अभी भी अपने पति पर कानूनी शक्ति है। आदमी के आखिरी क्षणों में रेड भावुक हो जाती है और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगती है। लोइस अविचलित कविताएं पढ़ते हुए और मार्शल की पसंदीदा व्हिस्की पीते हुए एक भव्य विदाई तैयार करती है। जब वे समर्थन बंद कर देते हैं, तो वह चाहती है कि वह शांति से आराम करे। उसे एक गद्दार और झूठा कहती है। इसके बाद लोइस चार्ली के चर्च की जांच करने जाती है और पीछे एक दरवाजा पाती है जो छिपे हुए कमरों की ओर जाता है। उसे संदेह है कि यह वह जगह थी जहां वह उन्हें अभ्यास में लाने से पहले निष्पादन के तरीकों का अभ्यास करता था। अजीब तरह से उसे एक श्वसन यंत्र अभी भी काम करता हुआ मिलता है और इस बात के सबूत मिलते हैं कि हत्याएं पूर्व नियोजित थी। फाइलों में से एक में एक महिला की अस्पताल की रिपोर्ट है जिसमें अंग विफलता है, जिसे अब जीवन रक्षक प्रणाली के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था। लेकिन लोइस को यह समझ नहीं आता कि वह दस्तावेज वहां क्यों था। उसी पल जैक गवर्नर का एक फोन लेकर अंदर आता है। लोइस को मामले को सुलझाने के लिए बधाई देता है। वह जवाब देती है कि अगर यह वास्तव में सुलझ गया होता तो वह घर पर आराम कर रही होती। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन लौटती है, जहां सहकर्मी उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। हालांकि गेल उसे कमरे में बुलाती है और बताती है कि वह जल्द ही अपनी नौकरी खो देगी। संघीय सरकार पुलिस बल के एक बड़े हिस्से को रोबोटों से बदलने की योजना बना रही है। लोइस स्वीकार करने से इनकार करती है और कमरे से बाहर चली जाती है, जबकि गेल उसे जागने के लिए चिल्लाती है। उसी समय हत्याओं पर मेघन के लेख लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। चर्च का मानना है कि भयावहता के प्रति जनता का आकर्षण लोगों को विश्वास के करीब लाया है और धार्मिक उपस्थिति में वृद्धि हुई है। वे चाहते हैं कि मेघन अपना काम जारी रखे और वह अपने ग्रंथों पर पूर्ण नियंत्रण और अपनी खुद की एक सहायक की मांग करती है।
बाद में मेगन लोइस के घर जाती है और वे दोनों एक साथ खाना बनाती है। वह अपनी पदोन्नति की खबर साझा करती है। पीते समय लोइस उस क्षण का उल्लेख करती है जब मेगन को गोली मारी गई और वह बच गई। वह संकेत देती है कि सब कुछ एक नाटक जैसा लगा। मेगन उस पर नशे में होने का आरोप लगाती है, लेकिन लोइस का दावा है कि वह शांत है। फिर वह बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर देती। वह कहती है कि वह जांच के दौरान मेगन की अंतर्दृष्टि से प्रभावित थी, लेकिन उसके बोर्ड पर और चार्ली के ठिकाने पर वही पुस्तक पृष्ठ देखकर डर गई थी। भले ही चार्ली हत्यारा था, लोइस का मानना है कि वह एक नन के रूप में अपनी अनूठी पहचान के कारण मेगन के प्रति जुनूनी था। दोनों के बीच एक अंतरंग तनाव था, लेकिन धर्म ने किसी भी संलिप्तता को रोका। चूंकि उसे किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत थी, मेगन अपराधों को अंजाम देने के लिए आदर्श साथी होगी। एक साथ वे लोगों की हत्या करने की अंधेरी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। मेगन घबरा जाती है और गुप्त रूप से एक चाकू पकड़ लेती है। लोइस का दावा है कि उसने अंततः मामले को सुलझा लिया है। मेगन धर्म विरोध चिल्लाती है, चाकू के साथ लोइस पर आगे बढ़ती है और एक क्रूर लड़ाई शुरू हो जाती है। लोइस उसे मुक्का मारती है, उसे निरस्त्र करती है और उसके सिर पर एक ट्रे तोड़ती है। मेगन लोइस की बंदूक पकड़ने की कोशिश में डाइनिंग रूम की ओर दौड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह कामयाब हो पाती, लोइस उसे वापस रसोई में खींच लेती है। मेगन चाकू से प्रतिक्रिया करती है और उसे छुरा घोंपने में कामयाब होती है। दर्द में लोइस उबलती सब्जियों का एक बर्तन पकड़ती है और उसे मेगन पर फेंक देती है। इसके बाद वह अपने ही पेट से चाकू निकालती है। वह अपनी बंदूक तक रेंगती है, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, मेगन उसे पीछे से पकड़ लेती है। इससे पहले कि लोइस गोली चला पाती, मेगन बार बार उसके पेट में चाकू घोंप देती है। उसी क्षण यह पता चलता है कि लोइस वास्तव में कोविड से संक्रमित होने के बाद कोमा में थी। मार्शल अब उसकी देखभाल करता है, जबकि मेरिट 2 डॉक्टरेट के साथ एक बहुत ही सफल महिला बन गई है। हालांकि परिवार खंडहर में है। मेरिट एड से अपनी शादी खत्म कर देती है जब उसे पता चलता है कि उसका 2 साल से लोइस के साथ अफेयर चल रहा है। मार्शल ने भी लोइस को चेरी रेड के साथ धोखा दिया था, जो वास्तव में एक नाइट क्लब डांसर। अपनी पत्नी के अपने दामाद के साथ अफेयर का पता चलने पर गुस्से से भरकर मार्शल जीवन रक्षक प्रणाली को बंद करके लोइस की जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। मेगन, जो वास्तव में एक जासूस और लोइस की साथी है, अस्पताल का दौरा करती है जब उसे पता चलता है कि वह मरने वाली है। एड भी आता है, लेकिन मार्शल उन्हें अंदर नहीं आने देता। मेरिट के अनुरोधों के बावजूद वह जोर देकर कहता है कि चार्ली, जो अब एक डॉक्टर के रूप में प्रकट हुआ है, शटडाउन के साथ जारी रखे। वह चाहता है कि लोइस उसी तरह से मरे जैसे वह जीती थी। अराजकता से घिरी हुई डॉक्टर चार्ली सहमत होते हैं, उपकरण हटाते हैं और शामक दवाएं देते हैं, यह कहते हुए कि उन्हें विश्वास है कि मृत्यु दर्द से मुक्ति है। अपनी पत्नी के अपने दामाद के साथ अफेयर का पता चलने पर गुस्से से भरकर मार्शल जीवन रक्षक प्रणाली को बंद करके लोइस की जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। मेगन, जो वास्तव में एक जब वह बोलता है तो लोइस कोमा के सपने में लौट आती है, जहां मेगन ठीक वही शब्द दोहराती है। सपने के अंदर मेगन फिर से लोइस पर गोली चलाने की कोशिश करती है। एक क्रूर लड़ाई शुरू होती है और मेगन नियंत्रण कर लेती है। लोइस को कई बार मुक्का मारती है, लेकिन जब वह बंदूक पकड़ने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि फर्श गीला है और वह मेगन के पैर खींचती है, जो फिसलकर गिर जाती है। उसकी खोपड़ी टूट जाती है। धड़कन कम होने और आत्मा के अलग होने के कगार पर लोइस सपने में बंदूक उठाती है और मेगन के सिर में गोली मारती है, यह कहते हुए कि उसे हील्स में चलना सीखना चाहिए था। इसके साथ उसकी आत्मा शरीर में लौट आती है। अस्पताल में सभी चौंक जाते हैं। लोइस की धड़कन बढ़ जाती है। वह फिर से सांस लेना शुरू कर देती है और अंततः अपनी आंखें खोलती है, कोमा से जागती है। अगले दिनों में लोइस 6 सप्ताह बेहोश रहने के बाद एक धीमी रिकवरी शुरू करती है। डॉक्टर विटिकॉम्ब, जो कोमा के रोगियों की मस्तिष्क गतिविधि के विशेषज्ञ है, इस मामले में रुचि लेते हैं। वह मेरिट से उन सपनों के बारे में बात करते हैं जो लोइस ने बेटी के बारे में देखे थे और उनके पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। वह बताते हैं कि सपनों में मेरिट हाफ टन ट्रॉमा कार्यक्रम में भाग लेना चाहते, जहां मोटे लोग वजन कम करते हैं। बाद में वह पुलिस प्रमुख मेगन से मिलने जाते हैं और लोइस के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। मेगन मानती है कि उसने हमेशा लोइस की प्रशंसा की, लेकिन उनके बीच असहमति थी, खासकर एंड्रिया सलाना से जुड़े एक मामले के कारण। उसने कई बार हमलों की सूचना दी थी, लेकिन लोइस ने मेगन की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अंत में एंड्रिया को पीट कर मार डाला गया। इस मामले ने दोनों के बीच मनमुटाव पैदा कर दिया और मेगन ने सुझाव दिया कि लोइस सेवानिवृत्त हो जाए। इसके बाद मेगन घर लौटती है, जहां उसका आक्रामक प्रेमी जस्टिन बुरे मूड में है।
वह उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे एक मुक्का मारता है। मेगन एक पिस्तौल खींचती है और गोली चलाने की धमकी देती है, लेकिन वह मजाक उड़ाता है, यह कहते हुए कि उसमें हिम्मत नहीं होगी। मेगन हिचकिचाती है और घर छोड़ने का फैसला करती है। वह एक मोटल में सोने जाती है। संयोग से लोइस के सपने का वही मोटल जिसमें गुलाबी रोशनी से रोशन एक पूल है। इस बीच मार्शल रेड को बताता है कि वह लोइस से तलाक लेने का इरादा रखता है। यह जानकर वह चौंक जाता है कि लोइस कोमा में होने के बावजूद अपने आसपास जो हो रहा था उससे अवगत थी, और शायद उसने सुना होगा जब उसने उससे मरने के लिए कहा था। रेड इससे हिल जाती है और उससे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहती। लोइस डॉक्टर विटिकॉम के साथ थेरेपी सत्र शुरू करती है, जो उसे एक सामान्य जीवन फिर से शुरू करने में मदद करने की पेशकश करता है। उसे विश्वास है कि सपनों के पात्र वास्तविक मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोइस को अपनी बेटी के वजन पर शर्म महसूस होती थी, इसलिए उसने उसे सपने में खाने के लिए मजबूर किया। मार्शल के साथ उसका रिश्ता खराब हो गया था, इसलिए उसने उसे कोमा में डाल दिया। मेगन हमेशा वास्तविक जीवन में लोइस पर हावी रहती थी, इसलिए उसे एक नन में बदल दिया गया। डॉक्टर चार्ली उपकरणों को बंद करने की इच्छा के कारण हत्यारा बन गया। एंड्रिया लोइस के अपराध बोध का प्रतिनिधित्व करती थी। जहां तक मेसी, उसकी गृहस्वामी का सवाल है, वह एक बच्चे को बचाते हुए दिखाई दी, क्योंकि लोइस उससे गर्भपात के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में मिली थी और उसे आशा के प्रतीक के रूप में देखती थी। अंत में लोइस मार्शल के प्रतिरेड के धैर्य की प्रशंसा करती थी, कुछ ऐसा जो वह खुद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसे एक नर्स में बदल दिया। सत्र के बाद लोइस को छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन केवल मेगन ही उसे लेने आती है। रास्ते में मेगन उसे सपने में निभाई गई भूमिका के बारे में सामना करती है, यह सोचते हुए कि लोइस उसे एंड्रिया के साथ जो हुआ उसके लिए अन्यायपूर्ण रूप से दोषी ठहराती है। वह कहती है कि उस पर एंड्रिया के परिवार द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है और वह धोखा महसूस करती है। लोइस जवाब देती है कि उसे वह तरीका पसंद नहीं है जिस तरह से मेगन खुद को पीड़ित बनाती है। कार से बाहर निकलने से पहले वह मेगन को सलाह देती है कि वह खुद को उस चीज से मुक्त करे जो उसे बांधे हुए है, ठीक सपने की तरह धूप के चश्मे के पीछे छिपे चोट के निशान का जिक्र करते हुए। घर पहुंचने पर लोइस का मेसी द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। वह यह भी जानती है कि उससे सपने में कैसे दर्शाया गया था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमेशा सम्मान से व्यवहार किया गया है। बसने के बाद लोइस मेरिट से मिलने का फैसला करती है। मेसी के यह सोचने के बावजूद कि यह एक अच्छा विचार नहीं है, लोइस को समापन की इच्छा है। जल्द ही वे बेटी के घर पहुंचते हैं, जो स्पष्ट रूप से इस यात्रा से खुश नहीं है। वह लोइस से सपनों में उसके चित्रण के बारे में सामना करती है। जब लोइस यह समझाने की कोशिश करती है कि वह अवचेतन को नियंत्रित नहीं करती, तो मेरिट वास्तविकता को सामने लाती है। वह कहती है कि वह इस बात से आहत है कि लोइस का एड के साथ अफेयर था। उसे उससे विश्वासघात की उम्मीद थी, लेकिन अपनी ही माँ से नहीं। लोइस यह कहकर सफाई देने की कोशिश करती है कि वह अकेली और परित्यक्त महसूस कर रही थी, लेकिन मेरिट उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसका विश्वासघात अक्षम्य है। लोइस अपना बचाव करने की कोशिश नहीं करती और केवल चुपचाप रोती है। मेरिट का दावा है कि माँ के काम ने उसे इतने अंधेरे से उजागर किया कि वह खुद इसका एक हिस्सा बन गई और लोइस के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरिट उससे जाने के लिए कहती है। कार पर लौटते समय मेसी याद दिलाती है कि उसने इसके बारे में चेतावनी दी थी। माहौल को हल्का करने के लिए वह सुझाव देती है कि वे एक वेनिला मिल्क शेक। लोइस हालांकि पहले मार्शल से मिलने का फैसला करती है। पहुंचने पर वह उसे और रेड को एक साथ पाती। वह बताती है कि वह हमेशा से उन दोनों के बीच के मामले के बारे में जानती थी। उसे विश्वास है कि यह सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि वे माता पिता के रूप में असफल रहे। वह कहती है कि मेरिट ने विश्वविद्यालय में 100 किलो से अधिक वजन बढ़ाया, जिससे मार्शल को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने किसी और में स्नेह की तलाश की, लेकिन लोइस उसे पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराती। वह मानती है कि उसकी भी अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा था। अब वह इस चक्र को समाप्त करना और अपने जीवन के साथ शांति बनाना चाहती है, तो वह तलाक के कागजात सौंपती है। उम्मीद करती है कि वे दोनों भविष्य में खुश रह सकते हैं। वह टारपोन स्प्रिंग्स नामक फ्लोरिडा के एक शांत शहर में जाने और अपना शेष जीवन वहां बिताने की अपनी योजना साझा करती है। यह सुनकर मार्शल नाराज हो जाता है। वह कहता है कि वे दोनों में से कोई भी शांति के लायक नहीं है। उसे विश्वास है कि उन दोनों को अपनी गलतियों के लिए मर जाना चाहिए, लेकिन लोइस जवाब नहीं देती, बस चली जाती है। बाद में वह मेसी के साथ आइसक्रीम खाती है और मेरिट को फिर से देखने का फैसला करती है। वह सोचती है कि माँ एक बार फिर माफी मांगने के लिए वहाँ है, लेकिन इस बार लोइस दृढ़ता से बात करती है। वह मानती है कि उसने कुछ गलतियां की, लेकिन मेरिट को याद दिलाती है कि कैसे वह हमेशा 2 ब्रेकडाउन, उसकी पूरी शिक्षा और कई असफल रिश्तों के दौरान उसके साथ रही। वह कहती है कि वह इस बात से निराश है कि मेरिट क्या बन गई है।
वह उसे परिवार के विघटन में योगदान देने के लिए दोषी ठहराती है। वह उस थप्पड़ का भी उल्लेख करती है जो उसे मिला और कहती है कि इससे दर्द हुआ। चूंकि मेरिट माफी नहीं मांगती, लोइस उसे वापस एक थप्पड़ मारती है और चेतावनी देती है कि वह शहर छोड़ रही है, लेकिन अगर बेटी चाहे तो वह फिर से जुड़ने को तैयार होगी। बाद में वह फिर से डॉक्टर विटिकॉम से मिलने जाती है। सपनों पर चर्चा करते समय वह कहते हैं कि वे एक पहेली के टुकड़ों की तरह है, अवचेतन के संकेत। लोइस को उस आदमी की याद आती है जिसने उन्हें एक आग का कंबल दिया था। वह उसके पिता थे। चूंकि वह रेगिस्तान में एक शेरिफ थे, उसे विश्वास है कि वह नैतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। विटिकॉम्ब एक सहकर्मी डॉक्टर मिल्टन का उल्लेख करते हैं, जो एक प्रतिभाशाली दिमाग है जो उसके साथ सपनों का अध्ययन करता है। डॉक्टर मिल्टन, जिनकी शारीरिक अक्षमता है, सपनों में देखे गए हत्याओं का पता लगाने के लिए बातचीत में शामिल होते हैं। लोइस का दावा है कि हत्याएं बहुत वास्तविक लगी, भले ही उसकी वास्तविक जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। डॉक्टर विटिकॉम्ब सहानुभूति पर हाल ही के एक व्याख्यान पर आधारित एक विचार साझा करते हैं। उनका दावा है कि शोध से पता चलता है कि लोगों, विशेषकर किशोरों के बीच सहानुभूति गायब हो रही है, प्रौद्योगिकी के कारण, मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों के कारण। इसलिए वह सवाल करते हैं कि क्या लोइस के सपनों में हत्याएं वास्तव में एक प्रकार की भविष्यवाणी हो सकती है। उसी क्षण लोइस को अपने सपनों की तरह ही अपनी चाय में खून की एक बूंद घुलती हुई दिखाई देती है। वह डॉक्टर के शब्दों के चयन से डर जाती है, लेकिन वह चर्चा समाप्त कर देता है और उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछता है। लोइस कहती है कि वह जाने का इरादा रखती है और विदा लेती है। उसके जाने से पहले डॉक्टर मिल्टन कहते हैं कि उसकी आत्मा उन्हें प्रभावित करती है। घर पर रेड मिलने आती है। वह कहती है कि उसे मार्शल के साथ रहने का पछतावा है और कबूल करती है कि वह उसे केवल तब चाहती थी जब वह अभी भी लोइस के साथ, क्योंकि उसके पास उसके साथ थोड़ा समय और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब उसे हर दिन उदासीन देखते हुए वह निराशा महसूस करती। रेड मानती है कि उसे टारपोन स्प्रिंग्स में अपने सपनों का जीवन जीने के लिए आजाद होने के कारण लोइस से ईर्ष्या है, एक ऐसा शहर जिसे वह भी जानने का सपना देखती है। लोइस केवल यह सुझाव देती है कि वह मार्शल को छोड़ दे और जो वह चाहती है उसके पीछे जाए, लेकिन उसी दिन सब कुछ बदल जाता है। मेगन घबराहट में लोइस को फोन करती है। एक हत्या के दृश्य को देखने के बाद मदद मांगती है। असहमति के बावजूद लोइस अनुरोध का पालन करती है। पहुंचने पर वह डर जाती। अपराध स्थल लोइस ने अपने सपनों में देखे बर्नसाइड परिवार के नरसंहार के समान, खून और शरीर के टुकड़े पूरे घर में बिखरे हुए हैं। जब लोइस उबलते हुए बर्तन को देखती है तो वह आंसुओं में डूब जाती है। बाद में घर वापस आकर वह सो जाती है जब तक कि उसे मेगन का एक और फोन नहीं आता, जो उसे एक मोटल में मिलने के लिए कहता है। लोइस मना करने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि उसने जांच पूरी कर ली है, लेकिन मेगन जोर देती है। पहुंचने पर मेगन घटनास्थल पर पाए गए उसी काले तरल पदार्थ का एक नमूना दिखाती है। लोइस परेशान हो जाती है। उसे विश्वास है कि कोई उसके सपनों की नकल कर रहा है, या शायद वह अभी तक जागी नहीं है। वह मेगन से कहती है कि वह उसे एक चाकू से हल्का सा काटे ताकि वह दर्द महसूस कर सके और यह साबित कर सके कि वह जागी हुई है। मेगन आज्ञा का पालन करती है, लेकिन उद्देश्य नहीं समझती। लोइस घाव धोने के लिए बाथरूम जाती है। अचानक जस्टिन कमरे में घुसता है, नशे में और गुस्से में। वह मेगन पर हमला करता है, उसका गला घोंटता है और चिल्लाता है कि उसने उसे छोड़ दिया और एक विदाई पत्र लिखा। लोइस बंदूक पकड़ती है और गोली चलाने की धमकी देती है, लेकिन मेगन उससे ऐसा न करने की भीख मांगती है। इनकार में वह खुद से कहती है कि यह सब केवल एक सपना है, लेकिन जस्टिन लोइस को ट्रिगर खींचने की चुनौती देता है, बंदूक को अपने ही मुंह में डालकर। बिना किसी हिचकिचाहट के लोइस गोली चलाती है और उसे तुरंत मार देती है। इसके बाद वह घर लौटती है और मार्शल और रेड को मोमबत्ती की रोशनी में रात के खाने पर उसका इंतजार करते हुए पाती है। लोइस उन्हें अपने घर में देखकर हैरान है। रेड उसकी रसोई में खाना बना रही है। वह पूछती है कि क्या हो रहा है और मार्शल उसे मेज पर बैठने के लिए आमंत्रित करता है, ड्रिंक तैयार करता है। वह बताता है कि उसे विश्वास है कि भविष्य को ठीक करने के लिए अभी भी समय है और समाधान यह होगा कि वे सभी एक ही छत के नीचे एक साथ रहे। लोइस पूछती है कि क्या वह पागल हो गया है, क्योंकि उन दोनों ने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और फिर से शुरू करने का कोई और मौका नहीं है। लेकिन मार्शल जोर देकर कहता है कि उन्हें मेरिट की भलाई के लिए एक साथ रहना चाहिए। वह कहता है कि वह फिर से लोइस के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहता, क्योंकि उन दोनों के बीच का रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है।
हालांकि वह कहता है कि वह दूसरे कमरे में जाने और रेड के साथ रहने का इरादा रखता है। लोइस दृढ़ता से प्रतिक्रिया करती है और कहती है कि इसका अब कोई मतलब नहीं है, कि कोई वापसी का रास्ता नहीं है और वह चाहती है कि वे दोनों शांति से अलग रहे। वह इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देती है और दोनों से तुरंत अपना घर छोड़ने के लिए कहती। वापसी के रास्ते में रेड मार्शल का सामना करती है और कहती है कि वह उसके लिए और कुछ महसूस नहीं करती। मार्शल भ्रमित होकर समझने की कोशिश करता है, लेकिन वह असली कारण बताती। वह केवल मार्शल के साथ लोइस के घर गई क्योंकि वह जानती थी कि उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और वह उसके अंतिम अपमान का गवाह बनना चाहती थी। रेड ने कॉलेज के सहपाठियों से पता लगाया कि मार्शल अभी भी छात्राओं के साथ अंतरंग संबंध बनाए हुए है। वह सवाल करती है कि अंतरंगता की यह लत कब खत्म होगी और अगर उसने उसे कभी प्यार नहीं किया तो वह अब तक उसके साथ क्यों रहा। बाद में वह उसे घर पर छोड़ देती है और उसे अपना सामान पैक करने और जाने के लिए कुछ दिन देती है। अगले दिन मार्शल विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की कक्षा दे रहा है जब मेगन और गेल उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं। वे सूचित करते हैं कि एक छात्रा ने उसके खिलाफ अंतरंग उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है और एक जांच शुरू की जाएगी। मार्शल खुद को समझाने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि सब कुछ सहमति से था, लेकिन मेगन पीड़ित पर विश्वास करती है। वह दावा करती है कि उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लिया जाएगा और वह अपना बचाव कर सकता है। मार्शल को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, फोटो खिंचवाई जाती है और फिर रिहा कर दिया जाता है। हालांकि घर लौटने पर उसे विश्वास है कि उसकी उम्र और रंग के किसी व्यक्ति के लिए इस तरह का एक आरोप एक अमिट दाग छोड़ देता है, भले ही वह बरी हो जाए। गहरे पश्चाताप के साथ वह एकमात्र रास्ता छोड़ने पर विचार करता है। वह एक पत्र लिखता है और कई गोलियां निगल लेता है। बाद में वह एक अस्पताल में जागता है। रेड उसके बगल में कहती है कि वह उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच गई। भावुक होकर वह इस कृत्य को कायरतापूर्ण कहती है और दावा करती है कि वह अब ऐसे किसी के साथ नहीं रह सकती। बाद में मेरिट पिता से मिलने जाती है और कहती है कि सब कुछ के बावजूद वह अभी भी उसका एकमात्र पिता है और वह उसे खोना नहीं चाहती। वह चाहती है कि वह जीवन के अच्छे और बुरे क्षणों में मौजूद रहे। छुट्टी मिलने के बाद मार्शल घर लौटता है और एड से एक संदेश प्राप्त करता है। वह उसे मैक्सिकेली मेंस क्लब नाम एक पुरुष क्लब से परिचित होने के लिए आमंत्रित करता है। वह कहता है कि क्लब ने उसकी बहुत मदद की है और यह मार्शल को भी लाभ पहुंचा सकता है। जब वे उस गुप्त तहखाने में पहुंचते हैं जहां बैठकें होती हैं, तो पता चलता है कि डॉक्टर मिल्टन संस्थापक है। शहर के कई पुरुष मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर विटिकॉम्ब और चार्ली भी शामिल है। वे मार्शल की कहानी पर चर्चा करते हैं और कैसे पुरुषों को तेजी से हाशिए पर धकेला जा रहा है जबकि दुनिया में बुराई फैल रही है। सभी इस बात पर सहमत हैं कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। इस बीच लोइस स्वेच्छा से अस्पताल के मनोरोग वार्ड में भर्ती हो जाती है और केवल डॉक्टर विटिकॉम्ब से बात करने की मांग करती है। पहुंचने पर डॉक्टर उसे उत्तेजित अवस्था में पाता है और कारण समझने की कोशिश करता है। लोइस कहती है कि उसे लगता है कि वह मर चुकी है और उसके चारों ओर की दुनिया विशेष रूप से उसके लिए बनाया गया एक नरक है। उत्सुक डॉक्टर पूछता है कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची और लोइस समझाना शुरू करती है। सबसे पहले वह उल्लेख करती है कि रेड और मार्शल ने एक साथ रहने का सुझाव दिया था। उसे विश्वास है कि यह पूरी तरह से असंभव है। बाद में वह बताती है कि उसे हमेशा डॉक्टर चार्ली पर शक था। कोमा के दौरान उसने अंतरंग ध्वनियां सुनी और एक आदमी को एक कोमा में पड़ी मरीज को गर्भवती करने का सपना देखा। उसने महसूस किया कि चार्ली बगल के कमरों में ऑर्जी को बढ़ावा दे रहा था। जब उसने उसका सामना किया तो उसने सब कुछ नकार दिया, उसका अपमान किया और उसे पागल कहा। इसके बाद वह कबूल करती है कि मेगन के सामने जस्टिन को मारने के बाद वह सामग्री लेने और शरीर को छिपाने के लिए बाहर गई। वह लंबे समय तक सदमे की स्थिति में गाड़ी चलाती रही, लेकिन बाद में महसूस किया कि यह आत्मरक्षा थी और उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। जब वह मोटल लौटी तो शरीर गायब हो गया था। मेगना या जस्टिन का कोई निशान नहीं था, जैसे कि किसी पेशेवर ने पूरे दृश्य को साफ कर दिया हो। उसने फिर मेगन का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे ग्लोरियस मैककॉल से मिलते हुए देखा। उसने निष्कर्ष निकाला कि ग्लोरियस ने छिपाने में मदद की होगी। बाद में उसने अपने कार्यालय में मेगन का सामना किया, लेकिन उसने जस्टिन की मौत में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि उसने उसे हाल के दिनों में देखा भी नहीं है। अंत में लोइस कहती है कि उसने बर्नसाइड परिवार की हत्या को देखा, जो उसके सपनों में था वास्तविक जीवन में होते हुए। उसे विश्वास है कि या तो वह अभी भी कोमा में है या किसी ने उसकी फाइलों तक पहुंच प्राप्त कर ली है और उसके बुरे सपनों को फिर से बना रहा है। डॉक्टर विटिकॉम्ब जवाब देते हैं कि मामले की फाइलें वैज्ञानिक शोध के लिए जारी की गई थी और इंटरनेट तक पहुंच वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें पढ़ सकता था। फिर भी उन्हें विश्वास है कि लोइस भ्रम में है। उनके अनुसार बर्नसाइड परिवार जैसा कोई अपराध नहीं है, कोई खबर प्रकाशित नहीं हुई। लोइस चुपचाप अपने मनोरोग वार्ड के कमरे में लौटने का फैसला करती है। दिनों तक अलग थलग रहने के बाद एक रात मेगन उससे मिलने आती है। भावुक होकर वह
सब कुछ कबूल कर लेती है। वह लोइस को एक और अपराध स्थल पर ले जाती है और उसकी मदद मांग, यह कहते हुए कि मामला उसके नियंत्रण से बाहर है। लोइस विरोध करती है, यह कहते हुए कि इसमें से कुछ भी वास्तविक नहीं है, लेकिन मेगन जोर देती, वह दावा करती है कि सब कुछ सचमुच हुआ। वह कबूल करती है कि उसने वास्तव में जस्टिन के शरीर को छिपाया था और केवल लोइस की रक्षा के लिए सच्चाई छिपाई थी। यह सुनकर लोइस अंततः मानसिक स्पष्टता पुनः प्राप्त करती है और घटनास्थल का दौरा करने के लिए सहमत हो जाती है। एक बार फिर शवों को अंतिम भोज की तरह व्यवस्थित किया गया है, लेकिन इस बार केंद्रीय आकृति डॉक्टर चार्ली है। अधिकांश पीड़ित बेघर लोग हैं। उनमें से मेगनई एक युवा महिला को पहचानती है, वही छात्रा जिसने मार्शल पर आरोप लगाया था। लोइस तुरंत नियंत्रण कर लेती है, जासूस मोड में लौटती है और आदेश देती है कि सभी निशान एकत्र किए जाएं। वह यह कहते हुए घटनास्थल से चली जाती है कि अब वह जानती है कि हत्याओं के पीछे कौन है। इस प्रकार समाप्त होती है ग्रोटेस्करी का पहला सीजन, 2024 की एक हॉरर और ड्रामा सीरीज। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।